फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में अब तक हम छोटी छोटी कई सारी बातें पढ़ चुके हैं। हमने फोटोसिंथेसिस का स्थल यानी कि क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, फिर फोटोसिंथेसिस में काम आने वाले वर्णकों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि कौन कौन से वर्णक काम आते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं वर्णकों का अवशोषण स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, ये सारी बातें बताई। इसके साथ साथ हमने कुछ प्रयोगों की बात करी, एमर्सन और अर्नोल्ड द्वारा जो प्रयोग किए गए, और रेड ड्रॉप, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, और इन सब के चलते फोटोसिंथेटिक यूनिट या यूं कहें फोटो सिस्टम की खोज हुई, PS1, PS2। ये सब आरंभिक जानकारी थी। अब हम शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के मुख्य क्रियाविधि पर। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। फोटोसिंथेसिस एक जटिल प्रक्रिया है और हमने शुरू में कहा था ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। इसमें क्या ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिडक्शन होता है, ये भी बात आपको शुरू में बताई गई थी। एक जो पूरी इक्वेशन हम लिखते हैं उसके अंदर हमने कहा था कि जल का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये बार बार कह चुका हूँ। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन अपचयन होता है और शर्करा बनती है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है। पूरे मैकेनिज्म को हम प्रकाश की उपलब्धता, प्रकाश का उपयोग और कई और चीजों के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म एक जटिल ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है जल का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का अपचयन होता है। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों काम हो रहा है। अब ये हम पूरा मैकेनिज्म जो समझेंगे, यही हमारे चैप्टर का मुख्य भाग है, ठीक है। हम पूरे प्रकाश संश्लेषण के दो भाग बना सकते हैं, दो प्रमुख भाग हैं। पहला होता है लाइट रिएक्शन, जिसे कि हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हिल्स ने इसमें काफी काम किया है। और दूसरा है डार्क रिएक्शन, या इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब सामान्य तौर पर प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, अंधेरी अभिक्रिया नहीं बोलते, अप्रकाशीय, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, समझ गए। ये तो वैसे हम छोटी क्लासेस में भी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत ही आइडिया हमें दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक रेडॉक्स प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, जल का ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ये सारा काम कैसे होगा, यही इस मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। और पूरे मैकेनिज्म को हम दो भागों में बांटेंगे, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में पूरी मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस का काफी सारा शुरू का भाग जो होता है वो प्रकाश पर निर्भर होता है। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके काम शुरू होता है। फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक सेल्फ डिपेंडेंट प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण में शर्करा का निर्माण हो रहा है, संश्लेषण हो रहा है, और हम जानते हैं किसी चीज का निर्माण करने में ऊर्जा लगती है। प्रकाश संश्लेषण अपनी शर्करा निर्माण में जो ऊर्जा चाहिए वो किसी से उधार मांगता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण अपने निर्माण की ऊर्जा भी स्वयं तैयार करता है, और इसीलिए वो अपने आप में स्वयंभू सेल्फ डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो पहले प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, शर्करा के निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से शर्करा के निर्माण में जो ऊर्जा लगेगी उसकी व्यवस्था करता है। और ऊर्जा का स्रोत उसने क्या लिया, सूर्य का प्रकाश, सोलर एनर्जी, जो कभी खत्म न होने वाले स्रोत है। देखिए कितना बढ़िया प्रकृति का दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने सौर ऊर्जा को लिया और उससे संश्लेषण के लिए जरूरी ऊर्जा स्वरूप तैयार किए, और इन ऊर्जा का उपयोग करके फिर उन्होंने संश्लेषण किया शर्करा का। इसीलिए यहाँ पर शुरू का जो भाग होता है फोटोसिंथेसिस का, वो लाइट पर डिपेंडेंट है, और वो लाइट लेता है, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है और आगे बढ़ता है। इसीलिए पहले भाग को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा भाग जो है, जहां वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके शर्करा बनाएगा, वो सीधे तौर पर लाइट पे निर्भर नहीं। हालांकि लाइट रिएक्शन में बनी हुई ऊर्जा ही वहां काम आ रही है, बट वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली हो गया। तो हम दो भाग बनाते हैं। पहला भाग लाइट रिएक्शन है, इसमें प्रकाश का अवशोषण होता है, नंबर 1, और एसिमिलेटरी पावर्स, ऊर्जा स्वरूप यानी कि ATP और NADPH2 बनते हैं। देखिए प्रकाश ऊर्जा जो कि एक रेडिएंट एनर्जी है, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा लाइट रिएक्शन। प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होगी, कौन करेगा, वर्णक करेंगे, ठीक है। अब ये प्रकाश ऊर्जा यूं की यूं संश्लेषण में नहीं काम आएगी, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेंगे, और कुछ एसिमिलेटरी पावर्स कहते हैं, स्वांगीकरणीय ऊर्जा स्वरूप कहा जाता है इन्हें, ठीक है। ये होते हैं ATP और NADPH2। देखिए हमारे शरीर में, कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए हम ATP बनाते हैं, ये ऊर्जा के पैकेट है, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की ऊर्जा से ATP और NADPH2 तैयार किए जाएंगे,
ठीक है, ये ऊर्जा स्वरूप बनेंगे। साथ में यहाँ वाटर का ऑक्सीकरण होगा, जल का ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन भी मुक्त हो जाएगी। ठीक है, यहां तक अभी कार्बन डाइऑक्साइड की तो एंट्री नहीं हुई। ये इंटरवल, पिक्चर के इंटरवल के पहले का भाग है, मतलब जल का उपयोग पहले ही हो रहा है और ऑक्सीजन भाई साहब भी पहले मुक्त हो गए। ठीक है, अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड की तो एंट्री नहीं हुई और यहां बन गए ऊर्जा स्वरूप। अब इन ऊर्जा स्वरूप से अगला भाग आता है डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन। इसमें एसिमिलेटरी पावर्स ऊर्जा रूप का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से शर्करा निर्माण में ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा इधर से इधर मिलेगी। तो ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से ये तैयार किए, इधर आए, ये यहाँ पर उपयोग होंगे और यही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो भाग है इसको डार्क रिएक्शन इसीलिए कह रहे हैं कि प्रकाश पर सीधा निर्भर नहीं कर रहा। हालांकि प्रकाश ऊर्जा द्वारा ही बने ऊर्जा रूप इसमें काम आ रहे हैं, बट सीधे तौर पर डायरेक्ट लाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो एक मोटे तौर पर थोड़ा हमें पहले विभाजन समझ में आ जाना चाहिए, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। समझ गए? पहले भाग में ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, दूसरे भाग में कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है और फिर अपचयन होकर शर्करा बनती है। अब हम सबसे पहला भाग लेंगे लाइट रिएक्शन का। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। पहले लाइट रिएक्शन की सारी चीजें समझेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज क्लियर करेंगे। काफी अच्छे और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो ढंग से समझना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार भी सही, लेकिन पहले एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम डार्क रिएक्शन में आएंगे। ये तुलनात्मक रूप से अलग तरीके से चलेगी, थोड़ी आसान कह सकते हो, जो भी है, लेकिन दोनों का अपना अपना महत्व है। अब पहले बात करते हैं अपन लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन प्रकाशीय अभिक्रिया या इसे प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस का पहला मुख्य भाग। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है डार्क रिएक्शन की तुलना में तीव्र गति से होती है, क्योंकि यहाँ सीधा ऊर्जा का काम, लाइट एनर्जी आई, प्रकाश का अवशोषण करना, ये तो सेकंड से भी कम समय में होता है। डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं हैं संश्लेषण की, तो बहुत वक्त लगेगा। तो तीव्र गति से कौन चलेगी? लाइट रिएक्शन। कहां होगी? अगली बात। तो ये डार्क रिएक्शन की तुलना में अधिक तीव्र और हरित लवक के झिल्लीय तंत्र में केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। एक ही लाइन में सारी बात लिख दी। ठीक है, डार्क रिएक्शन की तुलना में तीव्र गति से होती है लाइट रिएक्शन। ठीक है, हरित लवक के कहा, किस हिस्से में? झिल्लीय तंत्र। अब हरित लवक का झिल्लीय तंत्र कौन सा? मैंने कहा था हरित लवक में 3 झिल्लीय स्तर, अपन तीसरे की बात कर रहे हैं। पहले 2 आवरण तो पूरे हरित लवक के चारों ओर के आवरण, उसको नहीं ले रहे। अंदर जो हमने कहा था थाइलेकोइड और थाइलेकोइड की झिल्ली, थाइलेकोइड ढेर के रूप में जमे होते हैं तो हम ग्रेनम कह देते हैं, और जो थाइलेकोइड ग्रेना बनाते हैं उसे ग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं। फिर कुछ थाइलेकोइड लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में स्ट्रोमा में बिखरे थे, ढेर के रूप में नहीं होते, उसे हम स्ट्रोमल थाइलेकोइड कहते हैं, और ये ग्रेनम और स्ट्रोमल थाइलेकोइड जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये जो थाइलेकोइड का जो झिल्ली तंत्र है वहां होता है लाइट रिएक्शन। कारण लाइट ऊर्जा को या लाइट प्रकाश को कौन अवशोषित करेगा? वर्णक। और वर्णक कहां बताए? थाइलेकोइड की झिल्ली में। आपको जो 2 वर्णक तंत्र बताया, पिगमेंट सिस्टम 1, पिगमेंट सिस्टम 2, ये सब कहां है? PS1, PS2 तो बता चुका हूं ना, ये सब कहां है? थाइलेकोइड की झिल्ली में। इसका मतलब लाइट रिएक्शन भी कहां चलेगी? थाइलेकोइड की झिल्ली में। अब थाइलेकोइड का जो झिल्लीय तंत्र है उसमें कौन कौन से? एक तो ग्रेनल थाइलेकोइड, एक स्ट्रोमल थाइलेकोइड की जो झिल्लियां हैं यहां होगा, और केवल प्रकाश की उपस्थिति में होगा। जब प्रकाश नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं चलेगी। ये पूरी तरह से प्रकाश पर निर्भर कार्य है। तो प्रकाश पर निर्भर तीव्र गति से चलने वाली हरित लवक के झिल्लीय तंत्र यानी कि ग्रेनल और स्ट्रोमल थाइलेकोइड की झिल्लियों में होने वाला ये कार्य लाइट रिएक्शन कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, लाइट रिएक्शन के पूरे कार्य को एक बार मैं आपको 4 मुख्य स्टेप में समझाना चाह रहा हूं, फिर हम डिटेल से मिलेंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, अब मैं अगर इसको आपको पूरी चीज समझाऊं तो शुरुआत होती है लाइट के गिरने के साथ। जैसे ही सुबह हुई और प्रकाश आना शुरू हुआ, पत्तियों पर लाइट गिरी तो कहां गई? हरित लवक में सीधे थाइलेकोइड की झिल्लियों पर। ठीक है, वहां पर हमारे पास है प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो समूहों में है। इनके समूह को हम फोटो सिस्टम कहते हैं, PS1, PS2। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सारे वर्णक जाकर पहले लाइट गिरी और लाइट किसने अवशोषित करी? वर्णकों ने। सबने करी या किसी एक ने? सबने। जो रिएक्शन सेंटर है वो भी, और आसपास के जो सहायक वर्णक है सबने लाइट अवशोषित की अपने अपनी श्रद्धा अनुसार, जिसका जो तरंग दैर्घ्य है।
उसके बाद सबकी लाइट ऊर्जा कहां आकर इकट्ठी हुई? रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए का होता है, PS1 में P700, PS2 में 680, समझिए, सारी लाइट वहां इकट्ठी होती। तब उस क्लोरोफिल ए के पास इतनी पर्याप्त अच्छी खासी ऊर्जा हो जाती है, और इतनी अच्छी ऊर्जा हो जाती है, और जब किसी मॉलिक्यूल को अच्छी खासी ऊर्जा देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा क्षेत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाता, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, अब बाहर आके कोई हवा में नहीं आ जाता। ठीक है, जब आप मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, उत्सर्जित हुए, तो इन रिएक्शन सेंटर के साथ ही एक इलेक्ट्रॉन ग्राहक लगा रहता, तैयार बैठा है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राहक, वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला उच्च ऊर्जा वाला, और ये ग्रहण कर लेता उसको। अब ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन तो जो है बहुत हाई एनर्जी वाला है, तो वो ले तो लेता लेकिन संभाल नहीं पाता उसको। ठीक है, तो क्या हुआ? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन निकला, और एक प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राहक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इस एक्सेप्टर ने तुरंत पास स्थित एक और इलेक्ट्रॉन वाहक को पकड़ा दिया उसको। फिर उस इलेक्ट्रॉन वाहक ने अगले को दे दिया, फिर उसने अगले को दे दिया। अर्थात क्लोरोफिल से निकला हुआ ये इलेक्ट्रॉन प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद कई इलेक्ट्रॉन वाहकों के साथ एक क्रम में चलता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन होता है। इस परिवहन के दौरान उसकी ऊर्जा भी मुक्त होती रहती है, और यही मुक्त हुई ऊर्जा हमारे ऊर्जा रूप ATP बनाने में काम आती है, और अंत में ये इलेक्ट्रॉन जाकर NADP के रिडक्शन में काम आ जाता है, NADPH2 बन जाता है। मैं पूरी चीज संक्षिप्त में बता रहा हूं, अभी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप पहले 4 स्टेप में पूरा प्रोसेस समझ लें, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? हरित लवक की थाइलेकोइड झिल्ली में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णकों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। हमेशा लाइट रिएक्शन की शुरुआत यहीं से होती है, अवशोषण से। ठीक है, अवशोषण होने के बाद क्या हुआ? सहायक वर्णक एसेसरी पिगमेंट जो है द्वारा अवशोषित ऊर्जा का क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर को स्थानांतरण। ठीक है, जिन ने भी जो लाइट अवशोषित की सब क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, PS1 वाले भी और PS2 वाले अपने अपने रिएक्शन सेंटर। तो जैसे उसके पास अच्छी खासी ऊर्जा इकट्ठी हो गई, तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। प्रकाश ऊर्जा या फोटॉन्स द्वारा क्लोरोफिल ए का सक्रियकरण। सक्रियकरण होने का मतलब क्लोरोफिल ए से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, ये निकला। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? वो इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रहण कर लेगा, और फिर वो कई और इलेक्ट्रॉन वाहकों से चलता जाएगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से चलता है। और एसिमुलेटरी पावर ATP और NADPH2 का इसी दौरान निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ कई सारी चीजें और होती हैं। मैंने मोटे तौर पर यह कार्य बताया आपको कि करना क्या है। इसमें से शुरू के 3 भाग तो कुछ भी नहीं। लाइट ऊर्जा, प्रकाश आकर गिरा, अवशोषण हुआ, सारी ऊर्जा रिएक्शन सेंटर में इकट्ठी हुई, और इससे रिएक्शन सेंटर के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, इसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से हमारे ऊर्जा रूप बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, ये कैसे गति करेगा, यही हमें समझना है। तो इसमें जो चौथी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एसिमुलेटरी पावर का निर्माण, ये मुख्य और जटिल काम है। बाकी 3 में तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ही बात करेंगे। ये कैसे इलेक्ट्रॉन चलता है, कैसे ATP बनेंगे, कैसे NADPH2 बनेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से, और कैसे यहीं पर ही जल का भी उपयोग होगा, ऑक्सीजन कैसे मुक्त होगी, तमाम बातें। ठीक है, और बल्कि जब हम ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी पढ़ेंगे तो हम बातचीत तो शुरू से ही करेंगे। तो पहले एक आइडिया दिमाग में हो जाना चाहिए, लाइट रिएक्शन में कुल मिलाकर क्या हो रहा है। प्रकाश आया, अवशोषित हुआ ऊर्जा, ठीक है, सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हुई, और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, और वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में आगे बढ़ा, और उसी के फलस्वरूप ATP NADPH2 का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कैसे काम कर रहा है, क्या है, थोड़ा इसी पर आगे चलते हैं। तो हमारा जो अगला भाग है, जो लाइट रिएक्शन का मेन पार्ट है, जहाँ ATP NADPH2 बनते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। शॉर्ट में हम इसको कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की जो बातें मैं आपको बता रहा था वही यहाँ लिखी हुई है। देखिए, रिएक्शन सेंटर के उत्तेजन से निकला उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन ग्राहक द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। यहां से यह इलेक्ट्रॉन कई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाहकों से गुजरता है। ठीक है, सारी ऊर्जा रिएक्शन सेंटर पर इकट्ठी हुई जिससे एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, और ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ग्राहक जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर यहां से ये कई और इलेक्ट्रॉन वाहकों और बीच में प्रोटॉन वाहक भी आते हैं, इन सब से होता हुआ चलता है, ये आगे गुजरता है, और यही पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बनता है। ठीक है, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ईटीएस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात है, ठीक है, ईटीसी में इलेक्ट्रॉन जब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन वाहकों से गुजरता है तो प्रत्येक स्टेप में ऊर्जा मुक्त करता है। अगर इसको हम सामान्य भाषा में समझें तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जैसे एक के बाद दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे के हाथ में गया, तो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा भी तो कम होगी इसकी। ठीक है, ऊर्जा कम होती जाती है, मुक्त होती जाती है, और इससे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है जो अंततः एटीपी का निर्माण करता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये सिर्फ अभी नाम याद रखना है, ये पूरा डिटेल से भी आगे बताने वाला हूं मैं। ठीक है, क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जब चलता है तो ये ऊर्जा मुक्त करता चलता है, और इसी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रोटॉन प्रवणता बनती है, और उसी से अंततः एटीपी बनते हैं। ये सारी चीज अभी आगे अपन बता रहे हैं कि कैसे ग्रेडियंट क्या चीज है, कैसे एटीपी बनेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही होता है। ठीक है, एटीपी का प्रकाश ऊर्जा द्वारा संश्लेषण फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। अब इस बात को समझिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फास्फेट समूह को जोड़ना, मतलब जैसे ये एडीपी, इसके साथ आईपी होता है इनऑर्गेनिक फास्फेट। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, उसमें एक फास्फेट और जोड़ेंगे तो एटीपी बनेगा। ठीक है, इसको जोड़ने के लिए अच्छी खासी ऊर्जा चाहिए, तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट होता है, और ये ऊर्जा किसकी दी जाएगी, प्रकाश की, लाइट की, और इससे बनेगा एटीपी। एडीपी से एटीपी बनने में एक फास्फेट जोड़ना है। ठीक है, एक फास्फेट तो पहले से लगा हुआ है, बल्कि डाइफॉस्फेट है, तो फास्फेट से फास्फेट को जोड़ना, फास्फेट रिपेल करते हैं, फिर भी जोड़ना है तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो अच्छी खासी ऊर्जा चाहिए, तब वो एटीपी बनता है। एक और बात, एडीपी से एटीपी बनाने में एडीपी को लाइट से कोई लगाव नहीं है कि मेरे को तो लाइट की ऊर्जा चाहिए। कोशिका में एटीपी निर्माण के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा चाहे कहीं से भी आए, इस प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा कहां से आ रही है, लाइट से। अभी श्वसन में भी एटीपी बनाएंगे तो वहां भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलेगी, वो बात की बात है, श्वसन में आएगा। ये ध्यान रखना, एटीपी निर्माण फोटोसिंथेसिस में भी होता है और रेस्पिरेशन में भी होगा, बस लेकिन ऊर्जा के स्रोत अलग है। फोटोसिंथेसिस में एटीपी निर्माण के लिए ऊर्जा कौन सी लेंगे, लाइट की, और श्वसन के अंदर एटीपी निर्माण के लिए ऊर्जा कौन सी लेंगे, शर्करा वगैरह इनका ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलेगी, वो लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लाइट की ऊर्जा से फास्फेट जोड़ा जा रहा है, तो फास्फोराइलेशन तो हो रहा है, लेकिन ऊर्जा किसकी, लाइट की। इसीलिए इस कार्य को क्या बोला गया, ये जो पूरा कार्य है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को एडीपी से जोड़ा और एटीपी बनाया। फास्फोराइलेशन बाय लाइट एनर्जी फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ। आगे बात समझ में, तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से चलता है तो उसकी ऊर्जा से एडीपी में एक फास्फेट जोड़ करके एटीपी बना देते हैं। एटीपी निर्माण का यही कार्य क्या कहलाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हुआ, इलेक्ट्रॉन वाहक ग्राहक ने लिया और फिर वाहकों में चलता रहा। अब यहाँ दो बातें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर उत्सर्जित हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ दो बात क्या होगी कि या तो ये इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुआ और विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों को दिया जा रहा है एक के बाद एक, और ऊर्जा से इसका एटीपी बन रहा है, अंत में ये इलेक्ट्रॉन वापस हो सकता है लौट करके उसी क्लोरोफिल के पास आ जाए जहां से वो चला था। ठीक है, एक संभावना तो ये है कि या तो ये उसी के पास वापस आ जाए, और हो सकता है ना आए। ठीक है, तो अपने को सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि जैसे लाइट एनर्जी गिरी तो यहां दो बातें होंगी, क्या कि या तो ये लाइट एनर्जी अवशोषित होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो कोई बात नहीं, अगर अवशोषित हो गई तो अवशोषित होने के बाद क्या होगा, सारी लाइट एनर्जी इकट्ठी होगी और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होकर के जब वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में चलेगा तो फिर दो बात होगी, क्या
कि या तो ये इलेक्ट्रॉन लौट करके उसी क्लोरोफिल ए के पास पुनः आ जाएगा और लौट के आने में जो उसने ऊर्जा मुक्त की उससे हम एटीपी बना डालेंगे और क्लोरोफिल के पास पुनः इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज क्या कि इलेक्ट्रॉन अगर नहीं आया तो फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां लौट के नहीं आता है और अंत में इस इलेक्ट्रॉन को NADP के अपचयन में काम में ले लेते हैं। NADP पकड़ लेता है इसको। अगर ये इलेक्ट्रॉन अंत में NADP के अपचयन में काम आ गया तो ये लौट के नहीं आएगा। अब जैसे ये लौट के नहीं आएगा तो फिर कहा गया, तो कहा गया NADP ने ले लिया और अब वो तो आया नहीं, तो फिर इस क्लोरोफिल को भी तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन वापस लाओ। तो अब हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन तो देने के लिए है नहीं, वो तो NADP ने ले लिया। तो क्या करते हैं, यहां पर फिर वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं, जल को तोड़ते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन से इसकी भरपाई करते हैं और यही निकलती है ऑक्सीजन। मैं आपको ब्रीफ में चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लोरोफिल से उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन या तो लौटकर क्लोरोफिल पर ही वापस आ जाएगा और या फिर नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो वो अंत में NADP के अपचयन में काम आता है, जिससे NADPH2 बनते हैं, तो वो भी काम की चीज है। और क्योंकि वो लौट के नहीं आया तो फिर हम क्लोरोफिल को इलेक्ट्रॉन वाटर में से निकाल के देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन पथ है वो दो तरह का हो गया। अगर लौट के आ गया तो चक्रीय, लौट के नहीं आया तो अचक्रीय। इसीलिए आप देखें यहां पर कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन या तो क्लोरोफिल पर पुनः आ जाते हैं, ठीक है, या फिर अंत में NADP से NADPH2 के अपचयन में काम आ जाते हैं। अतः फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का होगा। ये दो प्रकार का होगा, कौन कौन सा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय एवं चक्रीय। अगर इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आया तो अचक्रीय और इलेक्ट्रॉन लौट के पुनः क्लोरोफिल पर आ गया तो चक्रीय। सिंपल सी बात, ठीक है। दोनों ही मामलों में इलेक्ट्रॉन अच्छी ऊर्जा से उत्सर्जित हुआ था तो ऊर्जा मुक्त करते हुए जाएगा, ठीक है, निम्न ऊर्जा होती जाएगी। तो ये ध्यान रखना, दोनों ही मामलों में एटीपी तो बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये लौट के नहीं आया तो वो अंत में और क्या बना रहा है, NADPH2। लौट के आ गया तो NADPH2 नहीं बनेगा। NADPH2 भी काम की चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अचक्रीय पाथ है तो एटीपी के साथ साथ और कौन क्या बनेगा, NADPH2। चक्रीय पाथ है तो खाली एटीपी बनेंगे। कॉमन सेंस की बात है, वैसे समझ में आ रही, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहकों के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन लौट करके क्लोरोफिल ए पर ही वापस आ जाता है, चक्रीय पाथ, और लौट कर नहीं आ पाता है और अंत में NADP के रिडक्शन में काम आ जाता है तो अचक्रीय पाथ। तो हमारे पास ये पूरा एटीपी निर्माण, फोटोफॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है ये दो प्रकार के हो गए। नॉन साइक्लिक, पहले हम इसी को लेंगे और ये थोड़ा बड़ा और जटिल भाग है, और दूसरा है साइक्लिक, चक्रीय अचक्रीय दोनों तरह। तो पहले हम क्या लेंगे, अचक्रीय नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, ये जेड स्कीम तो मैं आगे बताऊंगा क्यों कह रहे हैं, सब चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब देखो दो तीन बातें ध्यान रखनी। इसमें PS1 और PS2 दोनों काम आते हैं, अभी पूरा मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। अचक्रीय पाथ में PS1 PS2 दोनों काम आते हैं, ठीक है। दोनों फोटो सिस्टम एक के बाद एक श्रृंखला में काम आते हैं। PS1 से हम PS सेकंड से शुरू करते हैं और PS1 पर आकर खत्म करते हैं। ये भी प्रोसेस में समझ में आएगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि इसमें दोनों फोटो सिस्टम काम आएंगे। हालांकि हम कार्य की शुरुआत PS सेकंड से करते हैं, फिर उसके बाद PS1 पर आएंगे और फिर उसके बाद में ये खत्म होगा, ठीक है। और दूसरा, इसमें ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है, ये मैंने अभी बताया भी था आपको, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल वे में ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल से प्रकाश अवशोषण के बाद जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो लौट के आ भी सकता है वापस क्लोरोफिल पर या नहीं भी आएगा। किस में ज्यादा फायदा है, अगर वो नहीं आता है तो कोई तो अंत में इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इसको कहीं तो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन अंत में NADPH2 NADP ले लेता है तो NADPH2 में अपचयित हो जाता है, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल पे इलेक्ट्रॉन का लौट के ना आना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब वो चला रास्ते में तो उसकी ऊर्जा से ATP तो बना ही, और साथ में लास्ट में उसने NADPH2 और बना दिया। और अगर ये लौट के आ जाता है तो चक्रीय पाथ है तो ATP बनाएगा फिर वो। तो इसलिए नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम नॉन चक्रीय अचक्रीय पाथ जो है
कौन इलेक्ट्रॉन कहां कहां गया, किस किस के पास गया, मैं थाइलेकोइड झिल्ली ही बना करके उसमें समझा रहा हूं। पहले एक बार पथ समझ लें, फिर उसकी थ्योरी देख लेंगे, उससे रिलेटेड भी कई और बातें एक एक करके आएंगी। ठीक है, तो हमने जो बात कही है अभी यह ध्यान रखना है, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल पर लौट के वापस नहीं आता। ठीक है, यहां पर PS1 PS2 दोनों काम आते हैं। शुरुआत PS2 से होती है, उसके बाद PS1। दूसरी बात, तीसरी चीज, यहाँ पर ATP और NADPH2 दोनों बनेंगे, इसलिए ज्यादा उपयोगी है और लाइट रिएक्शन का मुख्य भाग है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब जरा देखिए, एक डायग्राम बताता हूं मैं, और यहाँ हम समझते हैं। एनसीईआरटी ने भी कुछ ऐसा डायग्राम बनाया, हालांकि उन्होंने पूरा नहीं बनाया, एनसीईआरटी की बातें खा जाती। ठीक है, हम इसको पहले अपने तरह समझ ले, फिर मैं एनसीईआरटी भी आपको दिखाऊंगा, वहां भी समझेंगे कि क्या चीज है। बिल्कुल सेम वही बात है, पूरी एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये मैंने एक थाइलेकोइड बना रखा है, देखो ध्यान से देखना, ये मोटा सा जो चल रहा है ये थाइलेकोइड की झिल्ली है, थाइलेकोइड झिल्ली। ठीक है, और थाइलेकोइड के अंदर के खाली अवकाश कक्ष को, जिसमें तरल द्रव भरा रहता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ल्यूमन। और थाइलेकोइड के बाहर बाहर का ये हिस्सा क्या है, ये मैंने लिख रखा है स्ट्रोमा। समझ गए। अब ये तो एक थाइलेकोइड, ऐसे थाइलेकोइड एक के ऊपर एक जमा हो सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रोमल थाइलेकोइड होंगे तो जमा नहीं होते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो अपन एक थाइलेकोइड पे समझ लेते हैं, ऐसा ही सब पे चल रहा है। समझ गए। अब देखो यहाँ मेरा डायग्राम ध्यान से देखो, अच्छे से बनाना भी है आपको ये, और प्रैक्टिस भी करनी है, कैसे कैसे कहां कहां गया इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये मैंने बना रखा PS2, P680 इसका अभिक्रिया केंद्र है, और ये PS2। सबसे पहले ये लाइट गिरी, देखो ये लाइट बाहर से आ रही है, यहीं से नहीं, बाहर से आ रही है। तो लाइट गिरी, क्या हुआ, सारे वर्णकों ने अवशोषण किया। जो सहायक वर्णक थे उन्होंने भी, रिएक्शन केंद्र जो है उसने भी, सबने क्या किया, अवशोषण किया। लाइट गिरी, अवशोषण हुआ। अवशोषण होने के बाद सारे सहायक वर्णकों ने अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके कहां ला दिया, रिएक्शन सेंटर पर। वही जो बात मैंने आपको पहले स्टेप में बताई थी शुरू में। अब जैसे इसके पास अच्छी खासी ऊर्जा हो गई तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो कोई हवा में नहीं आता है, ये दूरियां बना रखी मैंने आपको समझाने के लिए कि इतना मोटे झिल्ली बना रखी। दरअसल होता ये, जहां ये PS2 है और जहां इसका रिएक्शन सेंटर है, बिल्कुल इसके ऑलमोस्ट टच होता हुआ ही होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक्सेप्टर उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है फियो। फियो का मतलब है फियोफाइटिन। मैं इनका एक एक नाम अलग से भी बताऊंगा, इनके बारे में डिटेल भी लेंगे, पहले एक बार बात समझ लीजिए। तो ये किसने ग्रहण किया, फियोफाइटिन ने। तो इसका मतलब पूछा जाए, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, PS2 का फियोफाइटिन। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं। 2 लिखने का कारण है ताकि आगे जाके अपनी इक्वेशन बैलेंस हो, अदरवाइज दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलेंगे, एक एक करके निकलते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में उत्सर्जित होगा, फिर दूसरा भी जाएगा, अपन ने 2 एक साथ लिख दिए। ये इलेक्ट्रॉन किसने लिए, फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन फिर मैंने क्या कहा था, जो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को अगले को दे देता है, और ये कई इलेक्ट्रॉन वाहकों से चलेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए, सारे जो अगले को जो दे रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन वाहक ही नहीं है, कुछ इसमें हाइड्रोजन वाहक, प्रोटॉन वाहक भी है। अब जैसे अगले को देता है, अगला है इसके आगे खड़ा हुआ है प्लास्टोक्यूनोन, और ऑलमोस्ट ये बाहरी सतह, बाहरी क्या बल्कि इस तरह से रहता है कि पूरी झिल्ली में रहता है। PQ का मतलब है यहाँ प्लास्टोक्यूनोन, नाम में भी सब आगे अपन डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, PQ को। लेकिन अब यहाँ एक समस्या, क्या समस्या, प्लास्टोक्यूनोन जो है ये दरअसल इलेक्ट्रॉन वाहक नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये प्रोटॉन कैरियर है, या यूं कहें हाइड्रोजन कैरियर है, H कैरियर। अब बेचारा को ये तो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो कह रहा भैया मैं तो हाइड्रोजन लेता हूं, मैं क्या करूंगा इलेक्ट्रॉन का। तो इसको कहा जाता है भाई देखो, इधर से तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित हुआ है। तो एक काम करो, अब ये इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे खुला तो ले नहीं पाओगे क्योंकि तुम तो प्रोटॉन कैरियर हो। तो क्या करो, ये बाहर की सतह पर है, और उसको बोला भैया जरा सा हाथ बढ़ा के स्ट्रोमा में से एक H+ ले आ। तो स्ट्रोमा से एक H+ लिया, इधर से ये इलेक्ट्रॉन दोनों को लेकर हाइड्रोजन ये अपने आप को अपचयित कर लेता है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो 2 H+ लिए, और PQ से ये PQH2 बन गया, मतलब प्लास्टोक्यूनोन का अपचयन हो गया। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो अपचयन तो हुआ ही, और क्योंकि ये प्रोटॉन वाहक है, हाइड्रोजन कैरियर है, तो केवल इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ये स्ट्रोमा से 2 H+ भी उठाता है, और ये PQ से PQH2 बन जाता है। ठीक है, ये मैंने ऐसा दिखा रखा जैसे यहाँ लेके ये चल के इधर आ गया हो, ऐसा चल के नहीं आता। ये गतिशील है, लेकिन ये मूवमेंट कैसे करता है, आपने अगर सेल पढ़ी हो, सेल मेम्ब्रेन में
प्रोटीन का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बताते हैं। कोई ऐसे खड़ा है तो यूं का यूं झुक जाए, ये इस तरह का जो मतलब ये यूं है, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, मतलब ये गतिशील वाहक है, ठीक है, मोटाइल है, लेकिन मूवमेंट कौन सा करता है, फ्लिप फ्लॉप। वहां जोड़ा फिर यूं पलट गया, पलटते ये किधर आ गया, आंतरिक सतह पर। अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन लिया, अच्छी खासी ऊर्जा वाला था, और बाहर से 2 H+ लेकर के PqH2 बन गया, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे जो अगला जो वाहक है वो इलेक्ट्रॉन वाहक है। अब अगला देखो साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F, ये कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F का साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। साइटोक्रोम भी आगे क्या है बताएंगे, ये CYT मतलब साइटोक्रोम है। अब देखिए PQ का अगला जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब क्या हुआ, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर था और साइटोक्रोम भी इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इसके बीच में कौन आ गया, एक हाइड्रोजन कैरियर। तो जब फियोफाइटिन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन ये तब ले पाएगा जब ये स्ट्रोमा से 2 H+ भी ले, और ये PqH2 बन जाता है। अब ये PqH2 जब इसको साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन देगा, ये इससे मांगेगा, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो कहेगा मैं तो प्रोटॉन नहीं लूं, मेरा हमारा तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम तो इलेक्ट्रॉन वाहक है, तो ये इसको सिर्फ क्या देता है, इलेक्ट्रॉन। तो फिर 2 H+ फिर बच गए, उधर से लिए, लेकिन अब वो इधर वापस बाहर डालने नहीं जाएगा, वो अंदर भेज देता है इसको ये। तो इसने क्या करा, देखिए फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लिया, बिल्कुल साथ साथ ही इधर से इलेक्ट्रॉन लिया, बाहर स्ट्रोमा से 2 H+ लिए, और PqH2 बना, और एक पलटी मार, फ्लिप फ्लॉप, पलटी मारते ही आंतरिक सतह पर आया, उधर देखा साइटोक्रोम तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो पलटी मारी और इलेक्ट्रॉन वापस साइटोक्रोम के दिए, और वो जो H+ बच गया उसको अंदर ल्यूमन में डाल दिए। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन मिलाया, अब चयन हुआ, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करा, अंदर की सतह पर आया, साइटोक्रोम को पुनः इलेक्ट्रॉन दे दिए और H+ को ल्यूमन में मुक्त कर दिए। ये इसका काम होता है। अब साइटोक्रोम वापस इलेक्ट्रॉन वाहक है। साइटोक्रोम जो है ये अपनी जगह पर खड़े आलसी लोग हैं, ये हिलता नहीं है, यूं गति नहीं करता, ठीक है। और इसने क्या करा, बस इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपनी जगह खड़ा है और अगले को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। साइटोक्रोम के बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टोसाइनिन, PC लिखा हुआ है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक है, ठीक है, ये गतिशील। देखो PQ था गतिशील, ये फ्लिप फ्लॉप गति करता है, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन कैरियर है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन वाहक है, लेकिन ये गति नहीं करता, फिक्स है। साइटोक्रोम से आगे इसने दे दिया इसको प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन गतिशील है, और ये गति करते हुए अंत में अपने इस इलेक्ट्रॉन को PS1 के P700 का जो रिएक्शन सेंटर है उसको दे देता है। समझ में आया, यहां तक हुआ, एक बार फिर से देखते हैं। प्रकाश गिरा, ठीक है। अभी ये देखो नीचे बहुत सारी चीजें बनी हुई है, सब मत देखो, मैं एक एक करके समझाऊंगा, ये डायग्राम बहुत काम आने वाला है। प्रकाश गिरा, सारा अवशोषण होकर के ऊर्जा रिएक्शन सेंटर पर आई P680 पर, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, किसने लिया, फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन ने किसको दिया, प्लास्टोक्विनोन को, लेकिन प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ स्ट्रोमा से H+ भी लेता है, और फिर ये आंतरिक सतह पर आता है, H+ ल्यूमन में मुक्त करता है और इलेक्ट्रॉन दे देता है साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम इसको बिना देर किए, बिना हिले डुले अगले प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन पहुंचा देते हैं। प्लास्टोसाइनिन गतिशील भी है, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को लेकर के जाता है और PS1 के रिएक्शन सेंटर P700 को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब जरा समझिएगा, P700 क्यों लेगा भैया ये इलेक्ट्रॉन, उसका क्या पड़ी है, तो हम जरा फिर समझते हैं। जब मैंने आपको ये बात बताई उसी दौरान एक काम और हो रहा था जो मैंने अभी बोला नहीं, ठीक है। हमने शुरू यहां से किया, लेकिन पूरे थाइलेकोइड पर तो एक साथ लाइट गिरी ना, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि PS2 ने लाइट ली और PS1 नहीं लेगा। इस पे भी तो लाइट गिरी, देखो ये बना रखी लाइट, इस पे भी गिरी, इन दोनों पर एक साथ लाइट गिरी है, और उत्सर्जन भी एक साथ। इसने उत्सर्जन किया, इसका भी उत्सर्जन हुआ, तो इसका जो उत्सर्जन हुआ, इसका प्राथमिक एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। इधर PS1 ने भी लाइट ली, इसका भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, और ये आया FRS के पास, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, एक आयरन सल्फर प्रोटीन है। इनके सबके नाम अभी डिटेल में थ्योरी में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया, FRS को। तो अब देखिए, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन FRS को दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और ये अपनी कमी को तुरंत किससे पूरा करता, प्लास्टोसाइनिन से। तो प्लास्टोसाइनिन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता वापस, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, FRS के पास। ये लाइट से ही वापस उत्सर्जित हुए
और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी आई वो प्लास्टोसाइनिन से। तो मतलब PS2 का इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ आ गया, अंत में PS1 के पास। ठीक है, PS2 को दोबारा इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं मिलेगा, ये तो यहाँ गया। इधर इसका जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ FRS के पास आया, ये सब बाहरी सतह पर है। और FRS देता है FD यानी फेरिडॉक्सिन को, ये भी इलेक्ट्रॉन वाहक हैं ये सारे, तो ये फेरिडॉक्सिन को दे देता है। और फेरिडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बाहरी सतह पर है थाइलेकोइड के, और यही बाहरी सतह पर एक एंजाइम होता है FNR। FNR एंजाइम क्या करता है, फेरिडॉक्सिन के 2 इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा में उपस्थित NADP और स्ट्रोमा के ही 2 H+ लेके, स्ट्रोमा का NADP 2 H+ और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इन सब से मिलाकर क्या बना देता है, NADPH2। अंत में ये दोनों इलेक्ट्रॉन NADP के अपचयन में काम आ गए। FNR एंजाइम यही बाहरी सतह पर होता है, NADP का अपचयन कर देता है, NADPH2 बना देता है स्ट्रोमा में 2 H+ यहाँ लेकर के। क्योंकि देखो NADPH2 में 2 H+ चाहिए और यहाँ भी PQH2 2 H+, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को चला रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन एक एक करके चलते हैं, ध्यान रखना, समझ गए। तो ये यहाँ आकर के NADPH2 बन गया, इलेक्ट्रॉन वापस लौट के PS2 पर नहीं आया। अब क्या होगा, PS2 के पास में अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये मांगेगा भैया मेरा इलेक्ट्रॉन वापस लाओ। ठीक है, अभी मैंने इसमें ATP निर्माण नहीं बताया, अभी बहुत सारी चीज बाकी है। मैंने केवल आपको इलेक्ट्रॉन का एक पाथ बताया है कि ये परिवहन तंत्र में कैसे चल रहा है। फिर मैंने कहा था कि इसका इलेक्ट्रॉन तो अब लौट के नहीं आएगा, PS2 के इलेक्ट्रॉन को तो अपन ने PS1 को दे दिया, PS1 का इलेक्ट्रॉन हमारे NADP में काम आ गया, तो ये चिल्ला रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन लाओ। तो क्या करें, यहां पर जहां ये PS2 है वहीं पर एक OEC कॉम्प्लेक्स है, ये जल का अपघटन करता है, जल को तोड़ता है, और जल को तोड़ के 2 H+ जो है वो तो ल्यूमन में रह जाते हैं, और यहाँ एक ऑक्सीजन निकल आती है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले ये इसको दे दिए जाते हैं। तो PS2 को अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई हम किससे करते हैं, आंतरिक सतह पर ही जल को तोड़ करके और उसके इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब जल को तोड़ के जब इलेक्ट्रॉन तो हमने दे दिए इसको PS2 को, अब यहाँ और क्या बच गया, 2 H+ बच गए, तो H+ सारे ल्यूमन में इकट्ठे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि आपने एक H2 लिया तो यहाँ क्या आएगा, हाफ O2, एक मॉलिक्यूल लिया इसलिए यहाँ हाफ O2 आएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन मुक्त होगी यहाँ से। अभी सारी चीजों को अपन और ढंग से समझते हैं। तो ये एक पूरा पाथ है, आप देखिए चक्रीय क्या चक्रीय है, बिल्कुल अचक्रीय है, लौट के कहाँ आया, चक्र तो बना ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये क्रम समझ में आना चाहिए, और बिल्कुल प्रैक्टिस करके 1-2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। PS2 से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन 2 H+ लेकर के PQH2 बनता है, और PQH2 फिर आंतरिक सतह पर 2 हाइड्रोजन को ल्यूमन में डालता है, 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स को दे देता है। साइटोक्रोम B6 F6 से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, और उसी समय जब PS2 इलेक्ट्रॉन लाइट ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा था, ठीक उसी समय लाइट ऊर्जा PS1 पर भी गिरी। ठीक है, और उसका भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, जो FRS नाम के प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया। तो जो PS1 के इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो प्लास्टोसाइनिन ने पूरी कर दी, उधर दे दी इसको, और FRS से इलेक्ट्रॉन FD के पास, फेरिडॉक्सिन के पास, और फेरिडॉक्सिन से अंत में NADP के अपचयन और NADPH2 का निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन काम आ जाता है। ठीक है, PS2 को अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें फिर जल का अपघटन करना पड़ता है, और वाटर के इलेक्ट्रॉन देकर के उसको पूरा किया जाता है। ये पूरा एक अचक्रीय पाथ है, समझ में आई बात। आपको याद हो मैंने PS2 और PS1 की स्थिति बताई थी, एप्रेस्ड रीजन, नॉन एप्रेस्ड रीजन। 2 थाइलेकोइड का जो दबा हुआ हिस्सा, देखो ये एक थाइलेकोइड, एक इसके ऊपर होगा या इसके नीचे होगा, तो ये वाला जो हिस्सा ये तो दबा हुआ हो गया ना, ये क्या कहलाएगा, एप्रेस्ड। इसके ऊपर ही एक और थाइलेकोइड। ठीक है, ये साइड वाला हिस्सा खुला है, ये नॉन एप्रेस्ड है। PS2 कहां मिलता है, एप्रेस्ड, इसलिए इधर बना रखा है, और PS1 हमेशा किधर मिलता है, नॉन एप्रेस्ड में। तो देखो ये इधर बनाया है, समझ में आया कारण। और आपको इसी की बाहरी सतह पर क्या मिलेगा, NADP रिडक्टेज FNR एंजाइम मिलेगा, और यहाँ NADP बनेगा। एक बार जो ये क्रम हमने चलाया इसको जरा थ्योरेटिकली समझ लें। ये डायग्राम तो आप बना ही लेना, बना हुआ ही है यहाँ। ठीक है, अपनी कॉपी में बनाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे गया उसको हम पॉइंट वाइज नोट भी कर लें, ताकि कम से कम हम इतना एक बार को बात समझ में आए। तो देखिए सबसे पहली स्टेप क्या हुई, सबसे पहली स्टेप मानी जाती है कि PS2 के वर्णक प्रकाश का अवशोषण करते हैं, PS2 के,
और सहायक वर्णकों की ऊर्जा जब रिएक्शन सेंटर को स्थानांतरित होती है तो P680 का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। कि ऊर्जा का अवशोषण और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, ये पहली स्टेप मानी जाती है फोटोलाइट रिएक्शन की, फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इस पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहली स्टेप कौन सी होगी, तो अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना, ये पहली स्टेप है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अब वही क्रम चल रहा है। फिर क्या हुआ, P680 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटीन ग्रहण करता है। तो फियोफाइटीन क्या हुआ, PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये एक और क्वेश्चन बनेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का अलग है, PS1 का अलग है। PS2 के ठीक ऊपर ही बैठा रहता है फियोफाइटीन। थाइलेकोइड झिल्ली की बाहरी सतह पर हुआ, थोड़ा सा बाहर की तरफ हुआ ना, अंदर की तरफ PS2 है, और इसके ऊपर ही बाहर की सतह पर, और ये इसको ग्रहण करता है। समझ में आ गई बात, फियोफाइटीन। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, फियोफाइटीन से ये इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास गया, प्लास्टोक्विनोन को स्थानांतरित होता है। लेकिन हमने क्या कहा था, प्लास्टोक्विनोन एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, मतलब ये गतिशील माना जाएगा। ये एक मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर है, गतिशील है। और ये कौन सी गति करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मतलब पलटी मारता है, यूं समझिए इस तरह से, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये थाइलेकोइड झिल्ली की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है, इसलिए इसको गतिशील कहते हैं। ये यूं पलट जाता है, बस ये ऐसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ये तो भाई साहब हाइड्रोजन कैरियर है, तो खाली इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, हाइड्रोजन भी लेंगे। कहां से लेंगे, स्ट्रोमा से। बताएं डायग्राम में, देखो यहाँ तक की जो बात यही चल रही, फियोफाइटीन प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, अब देखो इसके आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, PQ यानी कि प्लास्टोक्विनोन चूंकि एक हाइड्रोजन वाहक है, अतः फियोफाइटीन से इलेक्ट्रॉन लेने के साथ स्ट्रोमा से H+ भी लेता है, और PQH2 में अपचयित हो जाता है। अपचयन हुआ, रिडक्शन ही हुआ। ये देखो PQ 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन। ये H+ कहां से आए, स्ट्रोमा से लिए इसने, ये इसने स्ट्रोमा से लिए। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, ये इसके पास आए फियोफाइटीन से। फियोफाइटीन से इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोमा से H+, और ये मिलके बना PQH2। ये क्लास, इसको कहेंगे प्लास्टोक्विनोल। ये प्लास्टोक्विनोन है, कीटोन है। अपचयन हुआ और प्लास्टोक्विनोल बन गया, अल्कोहल। ठीक है, PQH2 बना, ये बताया था। अब ये PQH2 फ्लिप फ्लॉप करेगा तो ये आंतरिक सतह पर आ जाएगा, उधर से लिया यूं पलट गया। ठीक है, थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर आकर PQH2 साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं। PQH2 अब किसको देगा इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6F को देगा, बताया था भाई। ठीक है, इस समय अब ये तो खाली साइटोक्रोम तो इलेक्ट्रॉन ही लेगा, तो इस समय क्या होगा, 2H+ थाइलेकोइड के ल्यूमन में, H+ जो है ल्यूमन में मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जो चीज अपन ने डायग्राम में देखी थी अभी, फिर से देख लो एक बार और। ये देखो, ये रहा PQH2 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में आए, इलेक्ट्रॉन तो इधर आए और इसने H+ ल्यूमन में मुक्त कर दिए। ठीक है, साइटोक्रोम क्या चीज है ये भी समझ ले। साइटोक्रोम आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, आयरन के बने होते हैं, आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक, अपनी जगह पर ही खड़े खड़े इलेक्ट्रॉन का वाहक, इधर से लिया इस हाथ से उधर दे दिया, खुद नहीं हिलते। ठीक है, फियोफाइटीन भी अपनी जगह पर है, साइटोक्रोम भी अपनी जगह पर है। इसमें प्लास्टोक्विनोन गतिशील है, फ्लिप फ्लॉप। अब साइटोक्रोम के बाद क्या होगा, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन एक गतिशील इलेक्ट्रॉन वाहक प्लास्टोसाइनिन PC के पास में आता है। ठीक है, फियोफाइटीन अगतिशील, प्लास्टोक्विनोन गतिशील, फिर साइटोक्रोम अगतिशील, प्लास्टोसाइनिन गतिशील। अब ये गतिशील PC को स्थानांतरित होते हैं और प्लास्टोसाइनिन अंततः इलेक्ट्रॉन को PS1 के रिएक्शन सेंटर P700 को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देता है। प्लास्टोसाइनिन, साइनिन वर्ड का मतलब है कॉपर, ये कॉपर युक्त प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉपर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। साइटोक्रोम आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। साइन प्लास्टोसाइनिन कॉपर युक्त प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और ये गतिशील होता है, मेम्ब्रेन में मूव करता है, और ये इलेक्ट्रॉन ले जाके अंत में किसको दे देगा, P700 यानी कि PS1 के रिएक्शन सेंटर को दे देता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काफी कुछ कम हो चुकी है, और ये अंत में ग्राउंड स्टेट पर ही आ जाता है ऑलमोस्ट, और ये ले जाके किसको दे दिया जाता है, PS1 को, P700 को।
मतलब फियोफाइटिन को जो इलेक्ट्रॉन मिला था वो अच्छी खासी ऊर्जा वाला था। इसकी ऊर्जा का तो खैर अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ ये उच्च ऊर्जा का था, और ये होते 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 यहाँ तक आते आते ये ऊर्जा मुक्त भी हुई और ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। क्या होता है देखो, इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होता है तो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, और वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ऊर्जा मुक्त करेगा। तो देखो ये उत्सर्जित हुआ उच्च ऊर्जा क्षेत्र, यहां से ये होता होता जब ये ग्राउंड स्टेट में आया तब तक इसने ऊर्जा मुक्त करी, और ये ग्राउंड स्टेट में आकर हम P700 को दे देते हैं। अब आगे देखिए जरा, इसके बाद आगे क्या है, आगे बात करें तो अब देखिए, जब PS2 प्रकाश का अवशोषण करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है, उसी समय PS1 भी साथ साथ प्रकाश का अवशोषण करते हैं और उससे भी इलेक्ट्रॉन, ये काम साथ साथ ही होता है। दोनों PS2 हम क्या पढ़ने की शुरुआत PS2 से करते हैं, लेकिन काम साथ साथ होता है। दोनों पर ही लाइट गिरी, दोनों के इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अब PS2 का इलेक्ट्रॉन तो PS1 को दे दिया, और इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला वो NADP के पास चला गया। ऐसे साथ साथ ही होता है ये काम, ये यूं हुआ यूं गया, फिर ये यूं हुआ फिर ये यूं गया, ऐसे जाएगा। तो यहाँ क्या है, PS1 के P700 रिएक्शन सेंटर से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन FRS को दिए जाते हैं। ये प्राइमरी एक्सेप्टर है। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, और ये ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, आयरन सल्फर प्रोटीन, और P700 का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। PS2 के P680 का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, फियोफाइटिन, ठीक है। और PS1 के P700 का प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन, FRS, और FRS से फिर ये इलेक्ट्रॉन आते हैं फेरिडॉक्सिन, FRS से इलेक्ट्रॉन FD यानी फेरिडॉक्सिन को स्थानांतरित किया जाता है, और ये थाइलेकोइड झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है, और बाहरी सतह पर ही फेरिडॉक्सिन इस इलेक्ट्रॉन से NADP के अपचयन में इसको काम में ले लेता है। लास्ट में ये काम होता है NADP, ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से, फेरिडॉक्सिन वाले, 2 H+ कहां से लेंगे, स्ट्रोमा से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कहां से आए, FD से, FD से आए, ये कहां से आएंगे, स्ट्रोमा से लिए जाएंगे। बाहरी सतह पर हो रहा है तो ये स्ट्रोमा से लेंगे, और एक एंजाइम या FNR, और ये इसको NADPH2 में बदल देगा। देखो NADPH2 जो लिखते हैं वो हम आसान करने के लिए लिख लेते हैं, बट ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है NADPH+H लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक पॉजिटिव है तो एक तो हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा और एक इसके साथ लगाते हैं, NADPH+H, H+H+ यूं लिखा जाएगा, और यही सही तरीका है। आसान करने के लिए हम लिख देते हैं NADPH2। NADPH2 भी गलत नहीं माना जाता, चल जाता, बट एक्चुअली ये इस तरह से लिखा जाएगा H+H। FNR क्या है, ये एक एंजाइम है। पहले इसको कहते थे NADP रिडक्टेज एंजाइम, सामान्यतः NADP का रिडक्शन करने वाला। आजकल अब NCERT में थोड़ा चेंज हो क्या है, FNR नाम दे दिया इन्होंने। इसमें क्या है, FNR का मतलब क्या है, FD NADP रिडक्टेज, FNR, बात वही है, नाम बदल दिया थोड़ा सा। दोनों नाम चलते हैं, NCERT ने दोनों यूज कर रखे। डायग्राम में FNR लिख रखा है, थ्योरी में लिख रखा है NADP रिडक्टेज। तो NADP रिडक्टेज बोलो या फिर FNR बोलो, FD NADP रिडक्टेज, बात एक ही है, ठीक है। और अंत में ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन लेकर के NADPH2 के निर्माण में काम आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ये अचक्रीय पाथ यहाँ आके खत्म हो गया, समझ में आई बात। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये तो एक पाथ बताया अपन ने, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ और कैसे कैसे लास्ट में कहाँ है, अचक्रीय पाथ। लेकिन PS1 को तो चलो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो गई, उसका काम हो गया, लेकिन PS2 की बाकी है। तो मैंने क्या कहा था आगे, अब देखिए अगला भाग क्या है। इस पूरी प्रक्रिया में PS2 से निकला इलेक्ट्रॉन ETS के माध्यम से PS1 को दे दिया जाता है, ये तो हुआ, ठीक है। लेकिन PS1 का इलेक्ट्रॉन अंत में NADP के रिडक्शन या निर्माण में काम आ जाता है। PS1 का इलेक्ट्रॉन NADPH2 के निर्माण में काम आ जाता है, अर्थात PS2 से निकला इलेक्ट्रॉन पुनः PS2 तक नहीं पहुंचता। अतः इस पूरी प्रक्रिया को अचक्रीय, नॉन साइक्लिक कहते हैं। ये मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं कि PS2 का इलेक्ट्रॉन वापस उस तक नहीं पहुंचता, वो PS1 को चला जाता और PS1 का इलेक्ट्रॉन NADP के रिडक्शन में PS2 के पास दोबारा नहीं आया, इसलिए अचक्रीय पाथ है। ऐसे में PS2 का 680 जो उसका रिएक्शन सेंटर है, अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को जल के अणु को तोड़कर उसके इलेक्ट्रॉन से पूरी करता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को यहां पूरी किससे करेगा, वाटर से।
अब ये वो इलेक्ट्रॉन तो आया नहीं, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, ठीक है। और इसी कार्य को हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अतः अचक्रीय पाथ के साथ हमेशा जल का प्रकाशीय अपघटन फोटोलिसिस ऑफ वाटर जरूर रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बाद में, ठीक है। और ये कहां होगा, जहां PS2 होगा। PS2 कहां है, आंतरिक सतह पर, तो वहीं पर होगा। अपन इसको समझ ले, फिर डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर को भी साथ साथ समझना पड़ेगा, तब ये पूरा पाथ हुआ, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर होगा, क्योंकि PS2 भी आंतरिक सतह पर, और ये उसी से संबंधित है। इसमें आप देखो, खास बात देखो, फोटोलाइसिस, फोटो का क्या मतलब होता है, वैसे तो लाइट, तो लग ऐसा रहा है कि सारा काम लाइट कर रही है, बड़ी बड़ी अच्छी अजीब बात है। इस कार्य में प्रकाश का डायरेक्ट रोल नहीं है, कहते फोटोलाइसिस है, नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट रोल नहीं है। और यहाँ यद्यपि PS2 द्वारा प्रकाश अवशोषण करने से 680 में इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए और 680 पर इलेक्ट्रॉन की मांग उत्पन्न हो गई। लाइट का यहाँ काम क्या रहा, अप्रत्यक्ष रोल है। लाइट ने तो 680 P680 को सक्रिय करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा दिए, तो लाइट ने P680 पर इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा की या मांग पैदा की, और उसका ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया और ये लौट के और नहीं आया। तो इसकी मांग को पूरा करने के लिए जल का अपघटन होता है। तो ये किया धरा है तो पूरा लाइट का ही हुआ ना। भले लाइट ने जल को नहीं तोड़ा, लेकिन लाइट ने जल के P680 के इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब P680 के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए फिर हम जल को यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको फोटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से पूरी की जाती है, और इसीलिए इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि ये आंतरिक सतह पर PS2 के साथ ही होगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट लाइट का रोल नहीं है। लाइट तो केवल वर्णक के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है और इलेक्ट्रॉन की वहां कमी कर देती है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जल को तोड़ा जाएगा, और ये सारा क्योंकि लाइट से ही शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर कह देते हैं, ओके। अब देखिए इस दौरान क्या होता है, एक उप उत्पाद ऑक्सीजन भी मुक्त हो। जब जल को तोड़ोगे तो ऑक्सीजन भी निकल आएगी। तो एक तरह से वाटर से इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन मुक्त हो गई, ठीक है। PS2 जो कि थाइलेकोइड झिल्ली की आंतरिक सतह पर होता है, हमेशा इसके साथ OEC रहता है। PS2 के साथ ही लगा रहता है कॉम्प्लेक्स OEC। OEC क्या है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। PS2 के साथ हमेशा OEC लगा रहता है, PS1 के साथ नहीं लगा है, ध्यान रखना, ये नेचुरल अरेंजमेंट है। तो PS2 जो कि झिल्ली की आंतरिक सतह पर है, अपने इसके साथ OEC लगा रहता है। OEC जो होता है, कई तरह के ये एलिमेंट्स का बना हुआ है कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन के साथ, ये वाटर के फोटोलिसिस में मदद करता है OEC, क्योंकि ये ऑक्सीजन मुक्त करा रहा है, वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन मुक्त करा रहा है, और इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, 680 को, इसलिए इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और इसमें मुख्यतः मैंगनीज, क्लोराइड और कैल्शियम आयन होते हैं। मैंगनीज आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन, Mn यहाँ पर यूज होता है, मैग्नीशियम नहीं है, मैंगनीज है Mn। और इन सब से प्रोटीन का ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है OEC, जो PS2 के 680 के साथ ही रहता है, और ये आंतरिक सतह पर होता है। तो अब आंतरिक सतह पर होगा तो जल कहां से लाएगा, ल्यूमन में से लेगा, बाहर तो स्टोमा से थोड़ी दे सकता है, ल्यूमन में से लेगा और तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दे दिए क्लोरोफिल को, ऑक्सीजन निकल गई, जो बचा H+ वापस ल्यूमन में ही रह जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये OEC देखो, अब अपन डायग्राम में देख लेते थोड़ा सा इसको। ये देखिए, वापस अपन इस डायग्राम पर आते हैं। ये रहा, देखो मैंने यहाँ बता रखा है, ये H2, ये अंदर का ल्यूमन है, इसी का वाटर, ये OEC लिखा हुआ है। वाटर टूटेगा तो किसमें, 2H+ हाफ O2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, इलेक्ट्रॉन तो उधर चले गए PS1, ये बिल्कुल आंतरिक सतह पर ही, और ये 2H+ वापस इसी में, अगर ऑक्सीजन तो खैर गैस ही तो निकल जाएगी फिर, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जब बात हम कर रहे हैं, ये देखिए, ये पूरी इक्वेशन होती है कि अब हम यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल लेंगे, वहां हाफ H2O था, अगर पूरा ऑक्सीजन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल H2O के लेंगे, और यहाँ OEC कॉम्प्लेक्स जिसमें मैंगनीज, क्लोराइड और कैल्शियम आयन है, ये वाटर को तोड़ेगा, क्या बनेंगे, 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन और 2 एटॉमिक ऑक्सीजन, ये O करके लिखा, ये एटॉमिक ऑक्सीजन निकलती पहले, फिर ये 2 एटॉमिक ऑक्सीजन, ये बड़ी रिएक्टिव होती है,
बीटा कैरोटीन जानते हो क्या है, सहायक वर्णक, वो वही है PH2 में। बीटा कैरोटीन इसको फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में मुक्त कर देते हैं और ये गैस के रूप में मुक्त होती है। ये काम हाथों हाथ ही होता है। ये 2 एटॉमिक ऑक्सीजन बना और तुरंत बीटा कैरोटीन इसको ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को समराइज करके लिखेंगे तो 2H2O, ठीक है, ये 2H2O कहां से लिए गए, ल्यूमन में से, ये ल्यूमन से लिए, और OEC की प्रेजेंस में 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला। 4H+ वापस ल्यूमन में ही चले जाएंगे, इधर से ये अंदर चल रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे, 680 को दे देंगे। 4 एक साथ, वो तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक एक करके एक्साइट हो रहे हैं, तो ये उधर चलते जाएंगे। 4 इसलिए दी कि हमने इक्वेशन बैलेंस करी, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पूरा निकाला। आप एक H2O लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसीलिए अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन चला रखा है, ठीक है। और O2 जो है आरंभ में ल्यूमन में जाती है और फिर वहां से हरित लवक से बाहर विस्तृत हो जाए, तो गैस के फॉर्म में धीरे धीरे हरित लवक से बाहर आ जाए। ये एक उप उत्पाद तो यहाँ बन गया। तो कौन सी चीज कहाँ गई, समझ में आई बात, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीजें हुई। अब ये जो पूरा प्रोसेस है वो जो अपन ने डायग्राम में भी देखा था, अब देखो डायग्राम में अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब समझना इस बात को, फिर से देख लो एक बार। देखो डायग्राम में अपन ने क्या कर रखा, एक H2O को तोड़ा है, तो एक H2O को तोड़ेंगे तो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, इसीलिए वो 2 से चल रहा सारा। 2 से चलने में फायदा ये है कि भाई इधर भी ये PqH2 प्रॉपर बनता है और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए कि NADPH2 को बनाने। यानी कि जब ये एक एक करके जब 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो एक NADPH2 बनेगा, समझ गए। एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, एक NADPH2 बनेगा और इधर 2H+ वापस ल्यूमन में आ जाएंगे और हाफ O2 आएगी। ऑक्सीजन का पूरा मॉलिक्यूल करना है तो इसको डबल कर लो, 2H2 करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 बार चलेगा यूं, तो वहां कितने NADPH2 बन जाएंगे, 2। ये पूरी गणित तो अपन आगे और अच्छे से समझेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, इसलिए आप 2H2O लोगे तो सब चीजें डबल हो जाएंगी और हाफ O2 की जगह पूरा O2 निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पूरे कार्य में एक चीज और है जिस पर भी हम बात कर लें, तो एक चीज और हुई, यहां मैंने लिखा ये बीटा कैरोटीन, मतलब इसका बड़ा रोल है। ये जो ऑक्सीजन है ये बड़ी सक्रिय होती है, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है ये बड़ी सक्रिय है। आप इसको ज्यादा देर ऐसे नहीं रख सकते, अगर ये ज्यादा देर रह गई तो आपका जो क्लोरोफिल वर्णक है वही का वही उसका ऑक्सीकरण कर देगी, फोटो ऑक्सीडेशन। इसीलिए बीटा कैरोटीन इसे तुरंत O2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यह पर वही बात कहना, ये जो 2O है इसको नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। अत्यधिक सक्रिय होती है और ये क्लोरोफिल वर्णकों का फोटो ऑक्सीडेशन कर देती है अगर ये रह गई। तो ऐसे में बीटा कैरोटीन वर्णक इसे O2 में बदल देता है। इस तरह से बीटा कैरोटीन क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ये बात आपको मैंने पिगमेंट पढ़ाई थी तब भी कही थी और मैंने कहा था मैं आगे और बताऊंगा ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या है। बीटा कैरोटीन सहायक वर्णक तो है ही, लाइट का अवशोषण तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं और 2 तरह से। एक तो मैंने वही बता दिया था, अगर ये सहायक वर्णक ना हो तो क्या होता है, जब लाइट गिरती है तो क्लोरोफिल की तो अवशोषण करने की रेंज फिक्स है, नीला क्षेत्र लाल क्षेत्र, बाकी लाइट का क्या होगा। तो ये जो सहायक वर्णक होते हैं ये वो लाइट अवशोषित करते हैं जो क्लोरोफिल नहीं कर पा रहे, याद है ना वही तरंग देरी। तो अगर वो नहीं हो तो उस तरंग देरी की ऊर्जा के कारण वहां एकदम से हीट हो जाएगी और उससे क्लोरोफिल का भी फोटो ऑक्सीडेशन उससे भी हो जाता है। तो अगर मान लो लाइट एनर्जी प्रकाश गिर रहा है और अगर ये बीटा कैरोटीन जैसे सहायक वर्णक ना हो तो पूरा प्रकाश अवशोषित नहीं होगा, काफी सारी ऊर्जा ऊष्मा में बदलेगी और उसकी वजह से भी क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो बीटा कैरोटीन वहां होने पर उस लाइट को ये अवशोषित कर लेते हैं, तो एक तो वहां फोटो ऑक्सीडेशन से बचाया, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रकाश जल का अपघटन हुआ तो इस दौरान जो ये एटॉमिक ऑक्सीजन निकली ये क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन कर सकती है, बहुत रिएक्टिव होती है, तो बीटा कैरोटीन इसको भी ऑक्सीजन में बदल देता है और यहां भी ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। इसीलिए हम लिखते हैं कि बीटा कैरोटीन या ये जो एसेसरी पिगमेंट है बड़े काम के हैं और फोटो ऑक्सीडेशन, क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, नहीं तो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खराब हो जाएगा। और अतिरिक्त जो प्रकाश ऊर्जा है वहां इकट्ठी नहीं होने देते, उसका अवशोषण कर लेते हैं, तो वहां ऊष्मा नहीं जनरेट होती। और इधर ये जो सक्रिय ऑक्सीजन एटम निकला है
इसको ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं और इस तरह से यहाँ भी ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। तो ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ये बात ध्यान रखना। दो बात समझ में आई। एक तो जब अवशोषण हो रहा है उस समय जो लाइट क्लोरोफिल अवशोषित नहीं कर पाई, ये उसका अवशोषण कर देते हैं ताकि वहां हीट ना बने और वहां ऑक्सीडेशन ना हो। वहां भी क्योंकि ज्यादा हीट हो जाएगी, ज्यादा ऊर्जा हो जाएगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन वहां भी निकल आएंगे, तो ये वहां बचाते हैं। और लास्ट में ये ऑक्सीजन जो मुक्त हो रही है इसको भी ये O2 में चेंज करके और यहाँ भी फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ठीक है, तो अंत में देखिए, जब तक हम फोटोलिसिस नहीं लेंगे तब तक हमारा ये चक्र, मतलब ये पाथ पूरा नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि लाइट रिएक्शन की पहली स्टेप क्या है। उसमें कंफ्यूजन करने के लिए क्या डाल दिया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। तो अपन इसको पहली स्टेप नहीं लेंगे, वाटर का फोटोलिसिस तो बाद का है। पहला काम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, यही पहली स्टेप है। मैंने वही लिखी थी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, PS2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से कहाँ गया, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन ने H+ लिए स्ट्रोमा से, H+ को ल्यूमन में डाला और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, साइटोक्रोम के कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, जब तक ये यहाँ पहुंच रहे हैं उसी दौरान क्या हुआ, PS1 ने भी लाइट साथ साथ ही अवशोषित की थी, तो PS1 का इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, फेरिडोक्सिन के पास गया। ठीक है, PS1 का फेरिडोक्सिन के पास गया, FRS के पास गया, और FRS से कहाँ आया, फेरिडोक्सिन, और फेरिडोक्सिन ने इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ यूज कर लिया, NADP के अपचयन में, FNR एंजाइम की उपस्थिति में। और इधर प्लास्टोसाइनिन ने अपने ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, PS1 को, P700 को, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो गई। और इधर लास्ट में NADPH2 बन गया। और ये जो प्रोटॉन मूव करके आए ये सब, अभी ATP कैसे बनेगा वो मैं बाद में बताऊंगा। इधर क्या हुआ, PS2 के जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसके लिए हमने यहीं पर ही जल को तोड़ा, OEC कॉम्प्लेक्स की मदद से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा, H+ अलग किए, ऑक्सीजन अलग किए और इलेक्ट्रॉन अलग किए, और इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, PS2 के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को, ताकि इसकी भी इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। अब फिर से लाइट गिरेगी, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट, और ये चलता रहेगा। लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए और ये गए PS1 के पास, PS1 के गए इलेक्ट्रॉन NADPH2 के पास, और PS2 को फिर वाटर से इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये कार्य लगातार चलता है और दोनों PS1 PS2 साथ साथ लाइट अवशोषित करते हैं। साइमल्टेनियस लिखा NCERT ने, दोनों ने लाइट अवशोषित करी, दोनों से इलेक्ट्रॉन निकले। एक का तो पहले पास आया, इसका चला गया NADPH2 के पास। ये ऐसे चलेगा, यूं, ये यूं निकले, यूं चले, यूं निकले, यूं चले। तो ऐसे में क्या हो रहा है, लास्ट में ये NADPH2 के पास आ जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये जो मैंने अभी तक बात बताई, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नॉन साइक्लिक चेन है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। और कैसे लास्ट में ऑक्सीजन मुक्त हुई, ये मैंने इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बताया। समझ में आई बात? अभी ये काम पूरा नहीं हुआ, NADPH2 बना, लेकिन अब ATP कैसे बनेगा, इसी के साथ साथ आगे हम अब ATP निर्माण की भी बात साथ में ही कर लेते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिस तरह से चलता है, जिस तरह से जो पूरा अचक्रीय पाथ है, उसका आप देखिए अंत क्या हुआ। हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन P680 से एक्साइट हुआ, और केवल P680 से एक्साइट नहीं हुआ, जो मैंने आपको बाद में बताया कि P700 से भी साथ साथ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, दोनों तरफ एक साथ लाइट गिरी, एक साथ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। फिर P680 का ये उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आता है, और उसके बाद ये डाउन हिल चलते हुए अल्टीमेटली सारे इलेक्ट्रॉन वाहकों के बाद P700 पर आ जाता है। 700 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो FRS FD से होता हुआ अंत में कहाँ यूज हो जाता है, NADP के रिडक्शन में। तो आप देखिए इस पूरी अचक्रीय पाथ में हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ काम आ गया, उधर इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी की गई, जल का अपघटन, जल को तोड़ करके, तो वाटर से निकाल के इलेक्ट्रॉन डाले गए। समझ में आई बात? उसमें भी आप देखिए इलेक्ट्रॉन एक एक करके चलता है। हालांकि हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, बल्कि अगर हम एक वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालना चाहेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये 4 बार चलेंगे एक 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 करके। ठीक है, और इससे 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो यहाँ 4 H+ आए तो इधर बचेंगे, एक ऑक्सीजन निकल जाएगी। इधर PQH2 भी जो है ये दो इलेक्ट्रॉन पर 2 H+ को डालता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पर 4 H+ अंदर आएंगे, और अल्टीमेटली ये 4 से 2 इलेक्ट्रॉन से एक NADPH2 बन रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से 2 NADPH2 बनेंगे। यहां तक की बात तो ये अचक्रीय पाथ हुआ, समझ में आई। लेकिन आप देखिए हम इसको कह रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन यानी कि ATP निर्माण। तो अभी हमने यहाँ जितना पढ़ा उसमें हमें कहीं ATP बनता हुआ तो सीधा दिखा नहीं,
NADPH2 जरूर लास्ट में बन रहा है, ATP का बनना तो दिखा नहीं। अब इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ATP कैसे बनते हैं, इस चीज को समझाया जाता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से। ठीक है, रसोपरासरण कहते हैं जिसको हम केमियोस्मोसिस। और ये पीटर मिशेल नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि इस पूरे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से ATP कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी NADPH2 तो बनता हुआ हमें दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो लास्ट में वो 2 NADPH2 बना देंगे। यहां तक की बात तो आ रही। अब ATP कैसे बने? ATP निर्माण का ये कार्य केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से समझाया जाता है, जो कि पीटर मिशेल द्वारा ये अवधारणा दी गई। ठीक है, ये अवधारणा हरित लवक में ETS द्वारा ATP निर्माण को समझाती है। जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जो ATP बनना है वो कैसे बनेगा वो ये बताती है। अब पीटर मिशेल कहते हैं ATP का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप इसको ऐसे समझिए, जरा डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से लास्ट में NADPH2 बन गए, बात समझ में आई। लेकिन यहां साथ में और क्या क्या हुआ, जरा वो देखो। और क्या क्या हुआ? पहली बात, जब ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटा तो यहां पर कुछ H+ मुक्त हुए, जो मैंने कहा ल्यूमन में रह गए। ऑक्सीजन तो निकल गई, इलेक्ट्रॉन ले गया क्लोरोफिल। तो वाटर जो H+ थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तब एक ऑक्सीजन निकलेगी, तो 4 H+ भी तो मिले। वो H+ कहां रह गए? इस थाइलेकोइड के ल्यूमन में रह गए। और देखिए, जब फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन आगे चला, प्लास्टोक्विनोन, हम बार बार कह रहे हैं प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन वाहक है, वो हाइड्रोजन कैरियर है। तो उसको अगर फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देगा तो वो स्ट्रोमा से क्या उठाता है? H+, ताकि वो अपचयन हो जाता है PQH2 में। और जब ये साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन देता है तो इस H+ को ये स्ट्रोमा में नहीं डालता, क्योंकि ये अंदर आ चुका है, अंतरिक्ष अंदर वाली सतह पर है। तो ये क्या करता है? इसको ल्यूमन में डाल देता है, तो ल्यूमन में आ गया। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर चल रहे हैं तो कितने H+ ये ले आएगा? 4 H+ अंदर ले आएगा, बाहर से उठा के अंदर। ये एक तरह का पंप कहलाता है। PQ ने एक पंप चलाया, ठीक है, बाहर स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन उठाता है। इलेक्ट्रॉन, इसको तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचाना है, लेकिन इसी दौरान वो एक काम और कर रहा है कि स्ट्रोमा के H+ को ल्यूमन में ले जा रहा है। प्रति इलेक्ट्रॉन एक H+ आ रहा है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 H+। तो इस तरह से इधर PQ भी 4 H+ को बाहर से अंदर ले आता है, और फिर कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में NADPH2 बना दिया। अब एक और चीज देखिए, NADPH2 जब बन रहा है तो NADPH2 को भी फेरिडोक्सिन तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, H+ कहां से आएंगे? H+ जो ये आ रहे हैं, ये भी कहां से आ रहे हैं? स्ट्रोमा से। ये H+ भी इसने कहां से लिए? स्ट्रोमा से। बाहर ही हो रहा है ये काम। तो स्ट्रोमा से भी इसने H+ उठाए और NADPH2 बना दिया। आप देखिए, इन 3 कार्यक्रम में H+ आयन की सांद्रता ल्यूमन में बढ़ रही है और बाहर कम हो रही है। वाटर के जो H+ हैं वो ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं। PQ भाई साहब क्या कर रहे हैं? बाहर से H+ ला करके इधर इकट्ठे कर रहे हैं। आप देखो, ये दिखा रखा मैंने, ये H+ भी इधर गया, ये H+, ये सारे H+ इकट्ठे हो रहे, प्रोटॉन का जमाव हो रहा है। उधर NADPH2 ने अंदर नहीं डाले, तो उसने बाहर से ले करके काम में ले लिया, तो बाहर तो कम किए ना उसने। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में साथ साथ एक काम और हो रहा है कि स्ट्रोमा के अंदर H+ की कमी होती जा रही है, और ग्रेना के थाइलेकोइड के ल्यूमन में H+ की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस झिल्ली के उधर जो है, थाइलेकोइड झिल्ली के बाहर H+ कम होते जा रहे हैं, अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो H+ या प्रोटॉन की सांद्रता में कमी आ रही है, सॉरी अंतर आ रहा है, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा। सांद्रता की इस अंतर को हम कहते हैं ग्रेडियंट, प्रवणता। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। इसमें आप देखिए, वाटर चलो आंतरिक सतह पर है, इसने तो दिए। PQ जो होता है ये तो पंप कर रहा है। अब यहां अंदर ज्यादा है तब भी वो बाहर से ही ला रहा है, और बाहर कम सांद्रता है, अंदर इकट्ठे हो रहे हैं तो भी वो कम से ज्यादा की तरफ ला रहा है। और जब कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर ले जाना हो तो एक सक्रिय कार्य, एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। और ये काम वो ऊर्जा की मदद से कर पा रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस ऊर्जा की मदद से ये प्रोटॉन को अंदर ला पा रहा है। ठीक है, तो ये पंपिंग कर रहा है, और इस पंप की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। H+ आयन या प्रोटॉन की सांद्रता का ये अंतर ग्रेडियंट कहलाता है। और प्रोटॉन का ये ग्रेडियंट जो होता है, सांद्रता का जो ये अंतर है, यही ATP निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
समझ में आई बात? अब होगा क्या, देखिए अंदर ही अंदर प्रोटॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं, बाहर कम, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, H+ ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, पीएच कम होती जा रही है, पीएच तो कम होगी ना, H+ जितने ज्यादा आएंगे एसिडिक होते जाएंगे, इधर जो है H+ कम होते जा रहे हैं, तो सांद्रता का ये अंतर जो है ये एक प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप करेगा, इस ग्रेडियंट से एक फोर्स डेवलप होता है, और ये जो H+ अंदर इकट्ठे हो रहे हैं अब ये बाहर जाने के लिए मचलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो गया, देखो जिधर ज्यादा है वहां पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, जैसे आपने बांध बनाया तो पानी रोक रखा है, तो जिधर पानी की ज्यादा कंसंट्रेशन बांध के पीछे, आगे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जहां ज्यादा पानी है वहां पानी का पोटेंशियल, वहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और जैसे हम डैम के गेट खोलते हैं तो क्या होता है, एक स्पीड से पानी निकलता है, ये ऊर्जा कहां से आ गई, पानी के निकलने का मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी हुई ना ये तो, जबकि बांध में पानी जो भरा था वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो स्थिर था, लेकिन खोलते ही क्या हुआ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और अपने आप गति हुई, और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली। यहाँ क्या हो रहा है, H+ आयन इकट्ठे हुए जा रहे हैं, बाहर कम है, तो सांद्रता का ये अंतर एक प्रोटोन मोटिव फोर्स डेवलप करता है, जो H+ आयन की जो ये पोटेंशियल एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, और ये अब बाहर निकलने के लिए मचलेंगे। ये H+ आयन इस पूरी थाइलेकोइड झिल्ली से ऐसे बाहर नहीं जा सकते हैं, ये एक तरह से अपारगमी हुआ, अपने आप से नहीं निकलेंगे, इनके निकलने की जगह होती है, और थाइलेकोइड झिल्ली में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जिनको हम CF0 CF1 पार्टिकल कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम से मिलती जुलती है। ये एक जगह है, इसका आधार भाग CF0 कहलाता है, ये टनल की तरह है, चैनल की तरह, और फिर आगे का भाग एंजाइमेटिक होता है जिसको CF1 कहते हैं। इसको CF1 CF0 CF1 पार्टिकल कहते हैं, ये झिल्ली में होते हैं। आधार वाला CF0 वाला पार्ट एक टनल, एक चैनल की तरह काम करेगा। CF1 थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ भी रहता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है ATP सिंथेज एंजाइम होता है, ठीक है, ये रहता है, और यही वो जगह जहां से H+ बाहर जा सकते हैं। अब ये इकट्ठे हो रहे हैं, अब क्या हुआ, ये पूरी स्पीड से अब इनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, पोटेंशियल एनर्जी की पूरी स्पीड से, इसी में इसका और जगह है ही नहीं कहीं, तो यहीं से निकलेगा ये, तो ये तेजी से यहां से निकलते हैं। यहां से जब निकलते हैं तो यहाँ अंदर एक एंजाइम है ATP सिंथेज, एक तरह का टर्बाइन है यूं समझिए, ठीक है। तो ये जो H+ आयन तेजी से जब जाएंगे तो अच्छी खासी एनर्जी के साथ जाएंगे, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उससे एक तरह से टर्बाइन घूम रहा है, ठीक है। ATP सिंथेज इनकी एंजाइम की H+ की एनर्जी को यूज करके उसी टाइम क्या करता है, ADP के साथ में फॉस्फेट जोड़ के ATP बना देता है। देखा गया है कि 3 H+ जब निकलते हैं एक के बाद एक, तब इतनी सफिशिएंट ऊर्जा आ जाती है जिससे कि वो एक ATP बना देता है। ये गणना जो है अप्रोक्सीमेट चलती है, लगभग 3 H+ के बराबर, 3 H+ के निकलने पर जितनी ऊर्जा यहाँ मिलती है इसको, उससे ये एक ATP बना देता है। तो इस तरह से यहाँ एक पूरे इस इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ने थाइलेकोइड के ल्यूमन में H+ की सांद्रता बढ़ाई और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित हुआ। इस ग्रेडियंट से एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हुआ, और इस फोर्स ने H+ आयन को वापस बाहर निकाला। जब ये बाहर निकलेंगे तो बाहर कहां से निकलेंगे, CF0 CF1 पार्टिकल के अलावा और कोई जगह नहीं है। यहां से जब निकलते हैं तो जब ये तेजी से निकलते हैं तो इनकी ऊर्जा से यहां उपस्थित एक एंजाइम ATP सिंथेज ADP से ATP बना देता है। तो आप देखिए ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, लेकिन ATP का निर्माण थोड़ा इनडायरेक्ट हुआ। इस इलेक्ट्रॉन के परिवहन से NADP तो लास्ट में बना, और इस इलेक्ट्रॉन के परिवहन से समानांतर क्या काम हुआ, अंदर ल्यूमन में H+ इकट्ठे हुए। इलेक्ट्रॉन के परिवहन ने NADPH2 भी बनाया और H+ आयन को इकट्ठा किया। अब इस H+ आयन के इकट्ठे होने से फिर क्या बनता है, ATP बनता है, जिसको केमी ऑस्मोसिस कहते हैं, और ये तरीका है जिससे कि ATP बने। अब देखिए अगर हम एक ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल तोड़ने पड़ेंगे, और 2 वाटर मॉलिक्यूल तोड़ने पर एक ऑक्सीजन मुक्त होगी। H+ आयन कितने इकट्ठे हुए, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए 680 को एक करके, तो एक तो 4 H+ आयन तो यही मिल गए अपने को, वाटर टूटा, जो 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो 4 H+ मिलेंगे। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक H+ PQ अंदर डालेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 H+ डाला, तो 4 H+ तो वाटर के और 4 H+ PQ के, 8 H+ अंदर आ गए। समझ गए? देखो अभी यहाँ क्या है, एक H2O लिखा है तो 2 H+ लिखे,
लेकिन और यहाँ हाफ O2 है, अगर मैं O2 को पूरा करूंगा तो 2 H2O लेने पड़ेंगे, तो 4H+ आएंगे, 8 H+ अंदर आए, और लास्ट में इधर 2 H+ स्ट्रोमा से और उठ गए, तो उधर और कमी हो गई। हालांकि वो अंदर नहीं आए लेकिन उधर तो कमी हुई ना। तो इन तीन चीजों ने एक ग्रेडियंट विकसित किया और फिर ये यहां से वापस बाहर निकलते हैं। समझ में आ रही बात? अब यहाँ कितने H+ आए? 4 और 4 8, ठीक है, और 3 H+ जब बाहर निकल रहे हैं तो 1 ATP बन रहा है। तो औसतन ये कहा जा सकता है कि जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, और उस दौरान उस पूरी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की ऊर्जा से एटीपी कितने बने? अगर 3 H+ के निकलने से 1 ATP बन रहे हैं, तो यहाँ कितने H+ अंदर आए? 4 और 4 8, तो 3 3 9 होते हैं, ठीक है। तो करीब करीब लगभग 3 ATP के बराबर की ऊर्जा आ जाती है और उससे 3 ATP बनते हैं। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है, 8 आ रहे हैं 9 निकल रहे हैं, बट अप्रोक्सीमेटली 3 ATP के बराबर ATP बन जाते हैं। 8 H+ जो अंदर आएंगे उससे लगभग 3 ATP बन सकते हैं, लगभग कहेंगे, वैसे 9 चाहिए बट ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको केमियोस्मोसिस कहते हैं। थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी समझ लें जो मैंने आपको ये बताई, ठीक है। अब देखिए रसोपरासन के अनुसार एटीपी का निर्माण थाइलक और झिल्ली के दोनों ओर विकसित हुए प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि प्रोटॉन प्रवणता H+ की सांद्रता का अंतर, इसी को क्या कहते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण होता है। तो एटीपी का निर्माण प्रोटॉन ग्रेडियंट जो विकसित हो रहा है उसके कारण हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ग्रेडियंट डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसमें H+ की सांद्रता स्ट्रोमा में कम होती जाती है और H+ का जमाव सांद्रता थाइलक और ल्यूमन में बढ़ता जाता है। सीधी सी बात है, बाहर कम हो रहा है, ल्यूमन में बढ़ रहा है, उससे क्या होगा? देखो आगे बढ़े। अब इलेक्ट्रॉन के सक्रियकरण, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ और उसके ETS में परिवहन के दौरान ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती है जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है, ठीक है। अब ये सांद्रता अंदर कैसे बनी, इकट्ठी कैसे हुई, बाहर कम कैसे हुई? जब ये इलेक्ट्रॉन परिवहन हुआ तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि अंदर H+ बढ़े, इकट्ठे हुए। और ये 3 चीजें, एनसीईआरटी भी इसको 3 चीजें लिखती है, ठीक है। यही 3 चीजें मैं समझा रहा हूं, आप फिर एनसीईआरटी में भी देख लेंगे अपन इसको, ठीक है। सबसे पहली घटना क्या हुई जिसने ल्यूमन में H+ बढ़ाए? तो थाइलेकोइड ल्यूमन यानी कि उसकी आंतरिक सतह की ओर जल का फोटोलिसिस होना। जल जो टूटा अंदर की सतह पर टूटा तो H+ अंदर ही रह गए। तो जल का फोटोलिसिस थाइलेकोइड की आंतरिक सतह पर होता है, अतः इससे जो H+ आयन उत्पन्न हुए वो थाइलेकोइड ल्यूमन में जमा होते रहेंगे। तो थाइलेकोइड ल्यूमन में H+ बढ़ाने की एक घटना तो कौन सी है? जल का टूटना। जल के टूटने से H+, और मैंने कहा था कि एक ऑक्सीजन निकालने के लिए 2 मॉलिक्यूल जल के तोड़ेंगे, और जब 2 मॉलिक्यूल जल के तोड़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 ही H+ बनेंगे। ये 4 H+ ल्यूमन में आ गए, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के पास चले गए। समझ गए बात? दूसरी घटना, इलेक्ट्रॉन का ETS में परिवहन के दौरान, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलता है तो उस दौरान H+ का स्ट्रोमा से थाइलेकोइड ल्यूमन में स्थानांतरण, जब ये परिवहन में चल रहा है वहां पर भी बाहर से अंदर H+ अंदर आ रहा है। कहां? PQ, जो अभी बताया था। दूसरी घटना इसमें क्या है? देखिए P680 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राहक तो फियोफाइटिन होता है, ये तो हमें पता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, जो झिल्ली की करीब बाहरी सतह पर होता है। वो क्या बाहर, क्या मतलब P680 के ऊपर ही लगा हुआ है, ठीक है। अब फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनोन को देता है। अगला कौन है फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लेने वाला? प्लास्टोक्यूनोन है, ठीक है। प्लास्टोक्यूनोन वास्तव में एक हाइड्रोजन वाहक है, अतः PQ इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ स्ट्रोमा से H+ भी लेता है। इलेक्ट्रॉन तो लेगा लेकिन स्ट्रोमा से H+ भी लेगा, और वो PQ से PQH2 में कन्वर्ट होता है, रिडक्शन हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ठीक है। PQ बाद में इलेक्ट्रॉन को झिल्ली की आंतरिक सतह पर उपस्थित साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देता है। अब PQ क्या करता है? फिर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आता है और आंतरिक सतह पर आ जाता है। वहां साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से अब इलेक्ट्रॉन उसको देगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन लेंगे और उस आंतरिक सतह पर जो प्रोटॉन मुक्त होंगे वो ल्यूमन में डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान भी प्लास्टोक्यूनोन द्वारा प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, स्ट्रोमा से ल्यूमन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस समय अपने H+ को थाइलेकोइड ल्यूमन में मुक्त कर देता है। समझ में आई बात? दूसरी घटना ये हुई, वाटर के टूटने से H+ अंदर इकट्ठा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन परिवहन में प्लास्टोक्यूनोन बाहर स्ट्रोमा से ल्यूमन में H+ पंप कर रहा है, तो अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। एक तीसरी घटना हो रही है,
नाउ NADP रिडक्टेज रिएक्शन जो लास्ट में NADP बन रहा है थाइलाकोइड झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है। अब NADP का निर्माण NADPH2 का निर्माण बाहरी सतह पर होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम थाइलाकोइड झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है। ठीक है, जब ये NADP का NADPH2 में अपचयन करता है तो H+ स्ट्रोमा से लेता है, जिससे स्ट्रोमा में H+ की कमी हो जाएगी। बाहरी सतह पर बनता है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज बाहरी सतह पर है तो ये वहीं से H+ लेकर के NADPH2 बना देगा, तो स्ट्रोमा में तो H+ की कमी कर रहा है। तो यहां सांद्रता का अंतर जरूरी है। तो अंतर कैसे हो रहा है कि या तो आप अंदर प्रोटॉन बढ़ाओ या बाहर कम करो। तो जल क्या कर रहा है, अंदर बढ़ा रहा है जल के टूटने से, और NADP के बनने से बाहर कम हो रहे हैं, और PQ क्या कर रहा है, बाहर से अंदर ही लेके आ रहा है। तो इन तीनों कारणों से स्ट्रोमा में H+ कम हो गए और ल्यूमन के अंदर H+ बढ़ गए। समझ में आई बात? आगे बात समझ में क्लियरली? ये तीन चीजें उपरोक्त तीनों कारणों से स्पष्ट है कि हरित लवक में लाइट रिएक्शन के दौरान स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होने लगते हैं और थाइलाकोइड ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ने लगते हैं, जिससे ल्यूमन का पीएच भी कम हो जाएगा। पूरे इस इलेक्ट्रॉन परिवहन से निष्कर्ष ये निकला कि ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ता गया। प्रोटॉन सांद्रता के इस अंतर के कारण एक प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित हुआ। सांद्रता के इसी अंतर को हम ग्रेडियंट कहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट विकसित होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि क्या H+ अंदर इकट्ठे हो रहे तो अंदर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, बाहर कम हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बना। ठीक है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट तो है ही, इनके कारण एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF विकसित होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, इससे एक फोर्स डेवलप होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF, और ये फोर्स इन H+ आयन को अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने के लिए प्रेरित करेगा, धक्का देगा कि भैया अंदर बहुत इकट्ठे हो गए, बाहर चलो। ठीक है, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स से ये चीज होगी। ठीक है, PMF के कारण H+ आयन थाइलाकोइड ल्यूमन में रुक नहीं पाएंगे और H+ अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। उच्च सांद्रता का है ल्यूमन में और निम्न सांद्रता स्ट्रोमा की ओर जाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये थाइलाकोइड झिल्ली में हर कहीं से नहीं निकल पाते, हर कहीं से नहीं निकल सकते, ऐसी जगह नहीं है। और ये केवल थाइलाकोइड झिल्ली में उपस्थित CF0CF1 पार्टिकल ATP सिंथेज से ही निकलकर स्ट्रोमा में जाएंगे। निकलने की जगह सिर्फ कौन सी है, CF0CF1 पार्टिकल। जब हम सेल पढ़ते हैं और जब हम वहां क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो वहां ये बताया जाता है पार्टिकल होता है CF0CF1 पार्टिकल। ठीक है, CF0CF1 पार्टिकल में CF0 भाग जो है थाइलाकोइड झिल्ली में धंसा रहता है और H+ आयन के निकलने के लिए एक चैनल का काम करता है। ये तो एक टनल, एक चैनल की तरह रहता है CF0। और CF1 भाग जो है झिल्ली से बाहर की ओर थोड़ा सा स्ट्रोमा की तरफ निकला हुआ रहता है। ठीक है, और ये होता है एंजाइम। CF1 भाग जो होता है इसमें एंजाइम होता है। अब क्या हो रहा है देखो, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण H+ आयन तीव्र गति से CF0CF1 पार्टिकल से निकलते हुए स्ट्रोमा में आते हैं। अब इसको कहते हैं, एनसीईआरटी ने इसको बोला ग्रेडियंट ब्रेकडाउन। ग्रेडियंट विकसित हुआ, सांद्रता का अंतर पैदा हुआ। अब जब ये H+ आयन तेजी से बाहर निकलेंगे CF0CF1 से तो इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा, सांद्रता बराबर होने की कोशिश की जा रही है, अंदर जो H+ ज्यादा उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो ग्रेडियंट ब्रेकडाउन होगा। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये गति करेंगे अच्छी खासी ऊर्जा के साथ, तो ये तेजी से बाहर आते हैं। इस दौरान CF1 में परिवर्तन होता है। CF1 क्या है, दरअसल ये एंजाइम है ATP सिंथेज, एक तरह का टरबाइन जैसा कह सकते हो आप। तो जब ये तेजी से जाते हैं H+ की ऊर्जा से ATP सिंथेज एंजाइम ADP और फॉस्फेट को जोड़कर ATP का निर्माण कर देता है। करीब 3 H+ के निकलने पर 1 ATP बन जाता है, लगभग। ठीक है, 3 H+ के बराबर जो है ऊर्जा से 1 ATP बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, एक ग्रेडियंट ब्रेकडाउन किया गया, ग्रेडियंट जो विकसित हुआ उसको वापस खत्म करना है और वापस खत्म करने के लिए इन सारे प्रोटॉन को यहां से बाहर निकाला गया। ये जब बाहर जाते हैं तो 3 H+ के से 1 ATP बन जाता है। हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर 4 इलेक्ट्रॉन चलाए गए थे, तो 4 H+ इकट्ठे हुए, जिससे औसतन अप्रोक्सीमेट करीब 3 ATP बन जाएंगे।
आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। अब पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को समझा और NADPH2 का निर्माण समझा। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से NADPH2 बनने के साथ साथ प्रोटॉन भी अंदर इकट्ठे हुए और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट से प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप हुआ और इस फोर्स की वजह से H+ को वापस बाहर निकाला गया। जब ये CF0 CF1 से बाहर जाते हैं तो यहाँ ATP बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन में डायरेक्ट वहां ATP नहीं बन रहा। इलेक्ट्रॉन का परिवहन तो आपके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहा है, बाहर से H+ अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, बाहर कम, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट फिर ATP, इसकी ऊर्जा से ATP बने। इस तरह से रासायनिक ऊर्जा ATP का निर्माण हुआ। एसिमिलेटरी पावर नॉन साइक्लिक में आप देखिए ATP भी बना और NADPH2 भी बना, दोनों चीजें बनी। समझ में आ गई बात? ठीक है, NADP रिडक्टेज ये बाहर, ये थोड़ा खुले वाला हिस्सा जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है वहां होता है, PS1 वहीं होता है। ठीक है, वहीं पर ये सारी चीजें होती हैं और कुल मिलाकर इस तरह से ATP बनता है। अगर मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का थोड़ा सा निष्कर्ष लिखूं तो क्या रहा, देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ऑक्सीजन के मुक्त होने पर क्या क्या चीजें होंगी जरा देखते हैं। एक ऑक्सीजन के मुक्त होने में 2 वाटर मॉलिक्यूल उपयोग होंगे, तभी तो एक ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, और यहाँ इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और इस ETS के अंत में फिर क्या हो जाएगा? 2 NADPH2 का निर्माण होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेकर के एक NADPH2 बनता है। 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 NADPH2 बनेंगे। एक ऑक्सीजन के मुक्त होने पर 2 वाटर मॉलिक्यूल का उपयोग होगा, 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, उनसे 2 NADPH2 बनेंगे और इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल के 4 H+ और PQH2 4 H+ लाएगा, कुल मिलाकर 8 H+ आयन ल्यूमन में आ जाते हैं। ठीक है, और जब ये CF0 CF1 से वापस बाहर जाएंगे तो लगभग 3 ATP के बराबर का निर्माण करेंगे। लगभग क्यों कहना पड़ रहा है? ये 8 है, 9 होते तो फिर भी एग्जैक्ट हो जाता, बट ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 H+ की ऊर्जा से 1 ATP बनता है, तो 8 H+ के कारण अप्रोक्सीमेटली 3 ATP बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये काम पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हुआ। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ PS1 PS2 दोनों काम आता है। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल का भी उपयोग होगा, ऑक्सीजन भी मुक्त होगी और ऊर्जा रूप के रूप में यहाँ पर NADPH2 और ATP दोनों का निर्माण होगा। तो मुख्य रूप से पूरी लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही मेन है और इसी में आपको ATP NADPH2 भी बनेंगे। केमियोस्मोसिस से आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे ATP बनेंगे। समझ में आई बात? केमियोस्मोसिस का एक बार ढंग से आप फिर से देखिए, बहुत आसान है। प्रोटॉन इकट्ठे हुए और निकल रहे हैं, उससे बन रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो है लाइट रिएक्शन का मेन हिस्सा यही है। हालांकि हमने कहा था 2 प्रकार की फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक भी है। साइक्लिक पर भी बात करेंगे, बट नॉन साइक्लिक डोमिनेटिंग है, इसी में सब कुछ ज्यादातर चीजें हो रही हैं। ठीक है, दोनों पिगमेंट सिस्टम भी काम आ रहे हैं, वाटर और ऑक्सीजन भी निकल रही है, वाटर भी यूज हो रहा है, ATP भी बन रहा है, NADPH2 भी बन रहा है। थाइलेकोइड झिल्ली में किस तरह से पूरा परिवहन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, कैसे कैसे किन किन के द्वारा होते हुए कहां गया, पूरा पाथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, NCERT ने क्या कर रखा है, केमियोस्मोसिस और इलेक्ट्रॉन परिवहन को साथ साथ ही समझा रखा है। तो वो हमने थोड़ा सा अलग अलग, मैंने केमियोस्मोसिस बाद में बताया ताकि पहले हमें इलेक्ट्रॉन का परिवहन समझ में आए, NADPH2 बने, फिर हम अलग से उस परिवहन की वजह से जो प्रोटॉन पंप और प्रोटॉन ग्रेडियंट बना उससे ATP कैसे बनेंगे वो हमने केमियोस्मोसिस से समझा। इस पूरी चीज को समझने के बाद आपको NCERT की चीज अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है।